सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा इसका दीप्ति उमाशंकर को। तो अभी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की सेक्रेटरी की नियुक्ति की है। तो वो सारे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न तो हमने यही देखा कि हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उनके सेक्रेटरी सचिव किसे बनाया गया, दीप्ति उमाशंकर को बनाया गया, ये तो क्लियर हो गया। बाकी रक्षा मंत्रालय में सचिव ये बने राजेश कुमार सिंह। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव को बनाया गया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी को बनाया गया। अच्छा, ये और दो दीप्ति हो गई हमारे पास, एक तो राष्ट्रपति जी के सचिव दीप्ति उमाशंकर और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालयों में सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी। वहीं आवास व शहरी कार्य मंत्रालयों में सचिव कटी किथला श्रीनिवास। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव चंद्रशेखर कुमार। और इसी तरह से हम ये देख चुके हैं कि गृह मंत्रालय में गृह सचिव बने थे गोविंद मोहन। विदेश सचिव बने थे विक्रम मिश्री और स्टील मंत्रालय में सचिव बने थे संदीप पौंड्रिक। वैसे अभी कैबिनेट सचिव भी हम पढ़ चुके हैं, उनका नाम टीवी सोमनाथन है, वो नाम भी जरूर याद रखना। तो जितने भी मंत्रालयों में अभी सचिव बने वो सारे मैंने आपको बता दिए, इनको ध्यान में रखना। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं। ये प्रश्न भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रुचिरा कंबोज की जगह आए हैं ये, इनका नाम क्या है? चलो अभी तो मैं बता रहा हूँ, इनका नाम पी हरीश है, याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है। पूरा फुल फॉर्म अगर बोलूंगा तो पर्वत नेनी हरीश इनका पूरा नाम है, पर्वत नेनी हरीश। ठीक है, याद रखना भैया, ये नाम इंपॉर्टेंट है। किसकी जगह आए? रुचिरा कंबोज की जगह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो यहाँ पे उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक है वो है सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं ये ध्यान रखना, पेरिस पैरालंपिक की बात कर रहे हैं। ये भी पेरिस फ्रांस में ही होंगे भाई, जहाँ पे ओलंपिक होते हैं वही पैरालंपिक होते हैं। कब से कब तक? 28 अगस्त को शुरू होंगे, 8 सितंबर तक चलेंगे और इस बार ये इसका 17वां एडिशन है। पैरालंपिक में क्या होता है, जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। हमने कहा इसमें उद्घाटन समारोह ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर भारत के ध्वजवाहक कौन कौन है? सुमित अंतिल है, इनका संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रोवर है, और भाग्यश्री जाधव है जो कि एक शॉट पुटर है। भारत की तरफ से 84 एथलीट इसमें हिस्सा ले रहे हैं 12 खेलों में। तो इतनी बातें अभी ध्यान में रखेंगे पेरिस पैरालंपिक की। बाकी और बातें जैसे धीरे धीरे आगे आएंगी मैं आपको बताता रहूँगा, जिस तरह से पेरिस ओलंपिक के समय मैंने आपको सारी चीज़ें रटवा दी थी। चलो फिर एक बार पेरिस ओलंपिक को एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो पेरिस ओलंपिक 2024 की हम बात कर रहे थे। कौन सा संस्करण था इसका? ये 33वां संस्करण था। 26 जुलाई को शुरू हुआ था, 11 अगस्त तक चला था। आप सबको पता है मैस्कॉट शुभंकर था। ओलंपिक फ्रिज फ्रांस की जो पारंपरिक टॉपी है उसमें भारतीय मशालवाहक अभिनव बिंद्रा थे जो शूटर है। भारतीय टीम को स्पॉन्सर किया था अदानी ग्रुप ने। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक शरद कमल और पीवी सिंधु थे। शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है, पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है। समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर जो कि एक शूटर है, और पीआर श्रीजेश जिनका संबंध हॉकी से है। शिफ्ट मिशन गगन नारंग रहे। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला थी बिल्किस मीर। 4 नए स्पोर्ट्स गेम्स को शामिल किया गया था, ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। और अगले वाले 4 साल बाद जो पेरिस ओलंपिक है वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। विंटर ओलंपिक के साथ में हमने देखा 2030 में फ्रांस में होंगे और 2034 वाले अमेरिका में होंगे। फिर उसके बाद हमने बात करी कि इसमें मेडल टैली में भारत का क्या हाल रहा या टॉप पे कौन रहा। तो टॉप पे अमेरिका रहा, 40 गोल्ड थे इसके पास, 44 सिल्वर थे और 42 ब्रॉन्ज थे। और दूसरे पे चाइना था, तीसरे पे जापान था। भारत 71 नंबर पे था। टोटल 6 मेडल आए थे, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। अब ये कौन कौन क्या क्या लेकर के आए वो भी एक बार देखते हैं जरा। तो आपको पता है सबसे पहला मेडल इसमें मनु भाकर लेकर के आई थी शूटिंग में, ब्रॉन्ज लेकर के आई थी। दूसरा मेडल भी यही लेकर के आई थी, लेकिन मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ ब्रॉन्ज लेकर के आई थी। इस तरह से यहाँ पे 2 रिकॉर्ड बने थे हमारे पास। क्या रिकॉर्ड थे कि एक तो ये बना था कि ओलंपिक में शूटिंग में ये पहली महिला बन गई है जो कि कोई मेडल लेकर के आई हैं। उसके अलावा एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। और एक रिकॉर्ड ये बना था कि ओलंपिक में शूटिंग में जो मिक्स्ड इवेंट होता है उसमें पहली बार कोई पदक हमारे पास आया था। ठीक है, तो ये 3 तरह के रिकॉर्ड हमने यहाँ देखे। यहाँ पे तीसरा मेडल शूटिंग में आया था, स्वप्निल कुसाले लेकर के आए थे, महाराष्ट्र से हैं, ब्रॉन्ज लेकर के आए।
चौथा मेडल भारतीय पुरुष हॉकी टीम लेकर के आई थी, स्पेन को हराया था, ये ज़रूर याद रखना, ब्रॉन्ज आया था ये भी। फिर नीरज चोपड़ा यहाँ पे ये सिल्वर मेडल लेकर के आए थे भाला फेंक में। और हमारा जो छठा मेडल था वो अमन सहरावत लेकर के आए थे कुश्ती में, ये भी ब्रॉन्ज लेकर के आए थे। तो ये सब पेरिस ओलंपिक से हमने देखा था, इनको ध्यान में रखना। एक बार फिर से मैंने आपका रिवीजन करवा दिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा अट्टम को। अब एक्चुअली में ये प्रश्न मैंने कल के वीडियो में भी रखा था, लेकिन उसमें एक दो जगह मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए मैंने वो प्रश्न को रिमूव कर दिया था। और वो मिस्टेक मेरी तरफ से नहीं हुई थी, मैंने जहाँ से डेटा लिया था, और डेटा भी जाने माने न्यूज़पेपर से लिया था जो आप सभी के घरों में आता होगा। मैं बात कर रहा हूँ दैनिक भास्कर की। तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिएगा कि दैनिक भास्कर हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देता है, नहीं। कल ये बात गलत प्रूव हो गई, ये मैं आपको शो भी कर रहा हूँ। ये दैनिक भास्कर की लिस्ट मैंने उठाई थी और ये डेटा मैंने वहाँ पे बताया था। तो वहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये कांतारा को बताया गया था, जबकि ये गलत डेटा है। तो वीडियो अपलोड करने के बाद आप में से किसी स्टूडेंट का मैसेज आया, मैं ये भी बता दूँ। तो उसके बाद जब मैंने क्रॉस चेक किया तब मुझे पता लगा कि यहाँ पे मिस्टेक हो गई। तो मैंने उसी समय उस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया, ताकि कल मैं इसको बिल्कुल सही करके वापस आपको बता सकूं, वरना बाकी और स्टूडेंट भी कंफ्यूज हों। उससे अच्छा है मैं उसको रिमूव कर दूं। तो आज आप सुने इस क्वेश्चन को मैं फिर से रख रहा हूं। तो इसका तो उत्तर हो गया अट्टम। अब जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, सारे ध्यान नहीं रखने, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लिस्ट में सबकी लगा दूंगा, चाहो तो रीड कर सकते हो। तो एक तो याद रखना 2022 के लिए ये 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स अभी दिए गए, मतलब घोषणा कर दी गई है। घोषणा किसने की है, कौन आयोजन करता है, कौन देता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और किसके द्वारा प्रदान किया जाएंगे ये अवार्ड्स? तो हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, कौन कौन से अवार्ड्स हमें ध्यान रखने। एक तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड ध्यान रखेंगे। कौन सी फिल्म है? अट्टम मूवी है। ये एक मलयालम मूवी है और जिसके डायरेक्टर आनंद एर्रेकशी हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को मिला है कांतारा मूवी के लिए। ये कन्नड़ मूवी है, कांतारा तो सबने नाम सुना होगा। बेस्ट एक्ट्रेस 2 जनी है, नित्या मेनन और मानसी पारेख। नित्या मेनन, इन्हें इनकी तमिल एक फिल्म है तिरुचित्राम्बलम, उनके लिए चुना गया। और एक गुजरात की मूवी है कच्छ एक्सप्रेस, उसके लिए मानसी पारेख को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या चुने गए ऊंचाई मूवी के लिए, मूवी का नाम है ऊंचाई। और एक और याद रखो, बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है गुलमोहर को। गुलमोहर, इसमें एक्टर मनोज बाजपेयी है और इसके डायरेक्टर राहुल वी चित्तेला है। बाकी तो कल मैंने जो बताया था उसमें सारा डेटा सही था, बस बेस्ट फिल्म में ही उसने गड़बड़ कर दिया था, लेकिन मैंने पूरा क्वेश्चन रिमूव कर दिया। तो अब ये बिल्कुल डेटा बिल्कुल सटीक है, इसको ध्यान रखना। बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखने हैं। अब चलो एक काम करते हैं, 2024 में जितने भी फिल्मी अवार्ड्स दिए गए थे जो इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बाफ्ता की। बाफ्ता मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। 2024 में 77वां संस्करण था। इसमें बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर थी। बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी थे ओपेनहाइमर के। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन पुअर थिंग्स मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर ओपेनहाइमर के क्रिस्टोफर नोलान चुने गए। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑस्कर की, तो कल भी मैंने आपसे पूछा था ऑस्कर 2024 का कौन सा संस्करण है, आज भी यही प्रश्न पूछता हूँ, बताना कौन सा संस्करण था। इसमें बेस्ट मूवी ओपेनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर, मतलब जो बाफ्ता वाले पड़े ना वही सारे के सारे छापने हैं आपको। बेस्ट डायरेक्टर ओपेनहाइमर के क्रिस्टोफर नोलान, बेस्ट एक्टर ओपेनहाइमर के किलियन मर्फी और बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन पुअर थिंग्स मूवी की। एक ग्रैमी अवार्ड्स पे मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें एक भारतीय है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा संस्करण था 2024 में? 66 नंबर का संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी एक भारतीय एल्बम को ये अवार्ड मिला था, उस एल्बम का नाम है दिस मोमेंट। और शक्ति बैंड ग्रुप का ये एल्बम है। कौन सा अवार्ड मिला? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड मिला था। इसमें 4 भारतीय शामिल हैं, तो उनके नाम तबला वादक जाकिर हुसैन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, गायक शंकर महादेवन, ताल वादक सेल्वा गणेश विनायकम इनका नाम है। बाकी दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की बात करें तो इसमें बेस्ट फिल्म जवान रही। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस
रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एनिमल मूवी के लिए। क्रिटिक्स में बात करें तो बेस्ट फिल्म 12th फेल रही। बेस्ट एक्टर विक्की कौशल सिंह बहादुर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस करीना कपूर खान जाने जान के लिए और बेस्ट डायरेक्टर इटली हैं जवान मूवी के। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था ओपेनहाइमर को। और जो हमने कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था, 77वां संस्करण था इस बार इसका, पेरिस फ्रांस में होता है ये। इसमें 4 भारतीयों के नाम मैं आपको बताऊंगा जिनको अवार्ड मिला। एक तो चिदानंद नायक का, उन्हें उनकी फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो के लिए ला सिनेफ पुरस्कार मिला था। एक एक्ट्रेस है अनुसुईया सेन गुप्ता, उन्हें उनकी फिल्म सेमलेस के लिए अर्न सर्टन रिगार्ड सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। और पायल कपाड़िया की बात करें तो उनके द्वारा निर्देशित एक फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और उसने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता यहाँ पे। और संतोष सिवन की बात करें तो इन्होंने सिनेमेटोग्राफी के लिए इस 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पियरे एंजेनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पे ये 4 भारतीय न्यूज़ में रहे थे, इन्होंने पुरस्कार जीते कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये 2024 में अभी तक जितने भी फिल्मों से संबंधित जो अवार्ड्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दिए। और जो आज का प्रश्न हमने देखा 70th नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024, वो भी आप ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेगा आपके, मैं आज बोल रहा हूँ, लिख लेना, बनेगा प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर देना यार। पीडीएफ आपको पता ही है कहाँ मिलती है, जो नए स्टूडेंट है उन्हें बता दूं, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और अभी उन्होंने मिशन कर्मयोगी पोर्टल के तहत अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल को लॉन्च किया है। अच्छा, ये मिशन कर्मयोगी क्या है? तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है जो सिविल सेवक होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनकी क्षमताओं का विकास करना, उनकी कैपेसिटी को डेवलप करना, उसे बढ़ाना। तो अभी इसी के अंतर्गत ये जो अमृत ज्ञान कोश पोर्टल है, इसको लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है भारत पर ही बेस्ड, भारत पर ही फोकस्ड केस स्टडीज से सिविल सेवकों की नॉलेज बढ़ाई जाए ताकि विदेशों पर हमारी निर्भरता कम हो सके। और जो संकाय विकास पोर्टल है, उसका उद्देश्य है उन शिक्षकों को, उन चिकित्सकों की क्षमता को बढ़ाना जो कि सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, सिविल सर्विसेज से याद आएगा, अभी सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों के लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर आप प्री एग्जाम पास कर लेंगे तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। उस पोर्टल का नाम निर्माण पोर्टल है। और राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना अभी शुरू की थी तेलंगाना ने। अच्छा, यूं बताओ, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना किसकी सिफारिश पे होती है? ली कमीशन 1926। और यूपीएससी की अभी नई हेड बन गई है, प्रीति सुदान उनका नाम है, दूसरी महिला इस पद पर आने वाली, ये जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ये मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना शुरू की है। अभी इस योजना की घोषणा भी 15 अगस्त 2024 को राज्य की कैपिटल लखनऊ में आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर की गई। क्या होगा इसमें राज्य के युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी और सरकार का लक्ष्य है राज्य में 10 लाख नए एमएसएमई स्थापित करना। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में ही मित्र वन योजना शुरू हुई थी, त्रिनेत ऐप 2.0 यहीं पे लॉन्च हुई थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ और योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊं तो मिशन महिला सारथी पहल, इसको उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। सपनों का संचय जमा लिंक्ड योजना, ये हिमाचल प्रदेश की है। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र ने। कृषक उपहार योजना उत्तर प्रदेश। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज, ये शुरू किया बिहार ने। उन्नत आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल ने ST/SC छात्रों के लिए योग्य श्री योजना शुरू की। ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, ये जम्मू कश्मीर है। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा पेटोंगटार्न शिनावात्रा। अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था कि थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री थे श्रेथा थाविसिन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कारण भी मैंने आपको समझा दिया था क्यों दिया। तो अब उनके स्थान पे आपको ये नया नाम याद रखना है, पेंटोगटार्न शिनावात्रा इनका नाम है। ये थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बन गई है। आप कहोगे ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हैं और दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं थाईलैंड में। इनकी पार्टी का नाम है फ्यू थाई पार्टी। इनके पिताजी भी यहाँ पे प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब ये बनी है थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री। पेंटोगटार्न शिनावात्रा इनका नाम है। अब मैं यहाँ पे आपको सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कराऊंगा जो कि संबंधित हैं किसी भी देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जो भी अभी अपॉइंट हुए 2024 में, उस सारे में रिवाइज करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले थाईलैंड न्यूज में आ गया तो एक बार देख लेते हैं। ये रहा मैप में थाईलैंड। कैपिटल बैंकॉक हो गई, करेंसी है बहत। और थाईलैंड आपको बताया इसका पुराना नाम सियाम है, सफेद हाथियों का देश इसको कहते हैं। थाईलैंड समलैंगिक विवाह यानी कि होमोसेक्सुअल मैरिज को लीगल वैध बनाने वाला ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना था। हम इसके साथ में मैत्री एक्सरसाइज करते हैं और इस बार पहली बार अयुत्या नाम से एक एक्सरसाइज भी हमने थाईलैंड के साथ में किया था। तो देखो तुनिशिया के भी नए प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम कामिल मद्दोरी है। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल बने थे। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान बन गए। यूके के पीएम कीर स्टारमर। नीदरलैंड के पीएम डिक शूफ बन गए। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटर। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शियनबाम। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसाद। चाड के प्रधानमंत्री अल्लामाए हलीना। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस देबी। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी। पनामा के राष्ट्रपति जॉस राउल मुलिनो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनर्जी बेनेडिक्टसन। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी। बाकी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्दुल फतेह अल सीसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका। सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाए फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुलियोक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब। कमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बर्नार्डो वरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल बने थे। और अभी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस बने हैं। तो ये सारे नाम 2024 के हैं, सारे याद रखना, मैंने सारे आपको पढ़ाए हैं। और अब इसमें आज जो हमने थाईलैंड वाला पढ़ा है वो भी मैं ऐड कर दूंगा ताकि अगली जब भी बार हम ये शीट रिवाइज करेंगे तो थाईलैंड भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है? तो आंसर होगा स्वीडन। तो अभी स्वीडन ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है कि जो लोग स्वीडन की संस्कृति पसंद नहीं करते या फिर लोग यहाँ घुल मिल नहीं हो पाते वे स्वीडन छोड़ सकते हैं। पहले तो स्वीडन में बाहर से आकर बसने वाले लोगों पर ही ये नियम लागू था, लेकिन अब जन्मजात नागरिकों पर भी ये नियम लागू होता है। तो अगर कोई स्वीडिश नागरिक है वो देश छोड़ता है तो उसे यहाँ की सरकार 10,000 स्वीडिश क्रोन यानी कि लगभग 80,000 रुपये देगी और बच्चों को देश छोड़ने पर 40,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा उन्हें किराए के पैसे भी मिलते हैं। तो देश में प्रवासियों की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए सरकार कई तरह की पाबंदियां यहाँ पे लगा चुकी है। बात स्वीडन की है तो ये रहा मैप में स्वीडन। कैपिटल आप सबको पता है स्टॉकहोम है। आपको पता है 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसका संबंध किससे है? सतत विकास का ये पहला सम्मेलन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अभी नाटो का नवीनतम सदस्य देश 32 नंबर का ये स्वीडन बना था। करेंसी स्वीडिश क्रोना है। और इस साल हमने पढ़ा था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 आया था। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था। इसमें भारत 63 नंबर पे था और टॉप पे स्वीडन था। एक स्वीडन की कंपनी है साब। तो भारत में 100% FDI
लाने वाली ये पहली विदेशी कंपनी बनी थी। किस सेक्टर में? डिफेंस सेक्टर में। और स्वीडिश वैज्ञानिकों ने ही अभी ई सॉइल ई मृदा बनाई थी पौधों की वृद्धि तेज करने के लिए। तो इन सब कारण से स्वीडन न्यूज में था, मैंने आपको बता दिया 1 बाय 1। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इसरो ने EOS-08 और SR-0 उपग्रह को किससे लॉन्च किया है? तो आंसर होगा SSLV-D3। अच्छा, ये क्वेश्चन इस महीने की स्टार्टिंग में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं जब इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन फाइनली अभी इसरो ने इसको लॉन्च कर दिया है। EOS-08 क्या ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और इसके अलावा एक और छोटा सैटेलाइट है SR-0 डेमोसेट। ये एक स्मॉल सैटेलाइट है जिसे चेन्नई के SRM पब्लिक स्कूल के छात्रों ने बनाया है। तो इन दोनों सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया इसरो ने एक साथ। किस लॉन्च व्हीकल से? SSLV-D3। मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए है जो कम वजन के होते हैं। तो यहाँ पे अगर इस EOS-08 सैटेलाइट की हम बात करें तो इसका लगभग वजन 175.5 किलोग्राम है। कहाँ से लॉन्च किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अच्छा, इसी तरह से कुछ और सैटेलाइट्स मैं आपको एक बार फिर रिवाइज कराता हूँ और उनको हमने किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया और किस देश के सैटेलाइट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि NVS-01 सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया था GSLV-F12 से। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07 जानूस 01 AJADISAT-2 को SSLV-D2 से। INS-2B सैटेलाइट ये भूटान का था, इसको हमने PSLV-C54 से लॉन्च किया। टेलियोस-2 सिंगापुर का था, इसको हमने PSLV-C55। और DSSAR सैटेलाइट ये भी सिंगापुर का था, इसे हमने PSLV-C56 से लॉन्च किया था। हमारा जो पहला सूर्य मिशन था आदित्य L1, इसे PSLV-C57 से लॉन्च किया था। एक्सपोसेट जो सैटेलाइट था इसको हमने PSLV-C58 से लॉन्च किया था। और इनसेट 3DS सैटेलाइट को हमने GSLV-F14 से लॉन्च किया था। अब यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। हम अभी नेपाल का भी एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, उस सैटेलाइट का नाम क्या है ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम के लिए भी, तो उत्तर दीजिएगा। बाकी इसरो की बात कर लेते हैं। तो इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969। बेंगलुरु में मुख्यालय है, चेयरमैन है S सोमनाथन और मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजीज इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं हाल ही में हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा मालदीव। एक्चुअली में हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी अभी मालदीव की ये यात्रा पर गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एक्चुअली में वहां की जो कैपिटल है माले, वहां पे एक शहर है अड्डू, तो वहां पे उन्होंने इन 2 प्रोजेक्ट को शुरू किया है, अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन और अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा अभी हमारे जो सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं ये फॉरेन मिनिस्टर, अभी ये मॉरिशस की यात्रा पर भी गए थे। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है। तो वहां पर उन्होंने जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया था और इस तरह से ये भारत का विदेश में पहला जन औषधि केंद्र था। तो ये जरूर आप ध्यान में रखना, ये प्रश्न बनने वाला प्रश्न है कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र ये कहाँ पे खोला गया? तो मॉरिशस में। बाकी मालदीव की बात हुई थी यहाँ पे, तो ये रहा मैप में मालदीव। कैपिटल माले होती है, करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू है। और मालदीव के साथ हम एक्यूवेरियन एक्सरसाइज करते हैं, एकता एक्सरसाइज करते हैं। अभी वैसे दोस्ती एक्सरसाइज भी हुआ था 2024 में ही, 3 देशों के बीच में हुआ था, लेकिन ये भारत, मालदीव और श्रीलंका हुआ मालदीव में ही था। और अगर मैं पूछूं मालदीव और मिनिकॉय के बीच में सीमा बनाने वाला अक्षांश कौन सा है? तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल में भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा केरल में। तो अभी कानून और प्रौद्योगिकी यानी कि लॉ एंड टेक्नोलॉजी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, कहाँ पे? केरल के कोट्टायम शहर में। और इसमें चीफ गेस्ट भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश रहे। भारत के मुख्य न्यायाधीश आप सभी जानते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ है, और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश रोनी गोविंदन हैं। और इसी के साथ यहीं पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने विवादों को सुलझाने के लिए भारत के पहले डिजिटल कोर्ट का भी उद्घाटन किया। अच्छा, सेशल्स से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? अभी हमने सेशल्स के साथ इस साल 2 मिलिट्री एक्सरसाइज किए थे, लमेतिये एक्सरसाइज और कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज। वैसे सेशल्स की बात करें तो कैपिटल इसकी विक्टोरिया है,
करेंसी है सेशेल्स रुपी और प्रेसिडेंट है वावेल रामकलावन। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं लाइफ में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम पे, मैंने आपको बता ही दिया। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करेंगे। और हाँ, उन सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने अपने अपने अनुसार मुझे अपने बेस्ट सजेशंस दिए मेरी प्रॉब्लम को लेकर के, जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था। कहीं ना कहीं आप मुझे अपना समझते हो, इसीलिए ये सारी बातें आप लोगों ने शेयर किया, और मैं आपको अपना समझता हूँ, इसीलिए मैं भी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। तो हम इंसानों की यही एक खास बात है जो हमें एक दूसरे के जैसा बनाती है, और ये सबूत है कि अभी भी हम में इंसानियत है और आप में इंसानियत जिंदा है और हमेशा रहनी चाहिए। वरना पैसा, जॉब, बाकी और चीज़ें ये तो हर कोई करता है। इंसानियत बड़ी चीज़ है। एक दूसरे का अच्छा सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। चाहे कोई स्टूडेंट, कोई व्यक्ति कितना ही अमीर हो, कोई बड़ा एग्जाम क्यों ना निकाल ले, लेकिन हर किसी में ये चीजें नहीं होती है। ये चीजें आती है संस्कार से, आपके माता पिता से। आपके माता पिता से आप में चीजें आई, आपसे आगे आने वाली जनरेशन में जाएंगी, तो जिसमें होगा वही तो आगे ट्रांसफर करेगा। ये अनमोल चीजें होती है। बाकी एग्जाम वगैरह तो ये तो लाइफ के हिस्से हैं जी। सफल होना, असफल होना, ये तो प्रयास करते रहो। एक बार में नहीं, दूसरी बार में चढ़ोगे, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में चढ़ोगे। ये तो प्रयास करते रहो, एक दिन हम चढ़ ही जाएंगे। तो एक बार फिर से शुक्रिया आप सभी को। चलो भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 17 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा, हर घर हर गृहिणी योजना शुरू की हरियाणा। फिर पूछा, अभी समाप्त हुए नियोवाइस टेलीस्कोप मिशन का संबंध किससे है, नासा। और किस देश ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, भारत। कृषि मंत्री ने किसानों से संवाद के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका नाम है किसान की बात। प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज किसने की, जर्मनी। मिस्टर क्लीन के नाम से फेमस थे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, साल सेंग मर्राक, जिनका निधन हो गया, मेघालय के थे। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओमकारेश्वर का कहाँ पे शुरू हुआ, मध्य प्रदेश। जापान के पीएम अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्या नाम है, फुमियो किशिदा। और आखिरी प्रश्न था, हुरन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन है, रोशनी नादर मल्होत्रा है। चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न भी देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल की वीडियो में पूछा किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की, तो आंसर होगा गुजरात ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।